अब ये हो गया। हाँ, अब ओके हो गया। ठीक है, शुरुआत करूं। बहुजन समाज पार्टी के अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह जी, आप किसी समय बसपा के संस्थापक काशीराम जी के निकटतम सहयोगी रहे। हमें ऐसी भी जानकारी है कि आप उनके हर स्थिति से लेकर, यानी उनका जो रहन सहन, उठना बैठना, सब तरीके का आप ख्याल रखते थे। उस ज़माने में आप उनके मतलब उनसे बड़े ही थे, लेकिन फिर भी आपने कभी ये नहीं समझा कि हम उनसे बड़े हैं, एक बड़े भाई की तरह रिश्ता रखा उनसे। अचानक आपको अंबेडकर समाज पार्टी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और समाज को आप मिशनरी के रूप में हमेशा लेके चले हैं, और मिशनरी के साथ साथ आज राजनीतिक परिदृश्य है, उस पर आपका क्या कहना है? ब्रजनंदन जी, बहुजन समाज पार्टी बनी थी बहुजन समाज की, बहुजन समाज के द्वारा और बहुजन समाज के लिए। जब बहुजन समाज के हितों के लिए काशीराम जी ने पार्टी बनाई तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। जो हम करना चाहते थे वो काशीराम जी कर रहे थे, हम उनके साथ लग गए, तन मन धन से सहयोग हमने उनका किया। लेकिन जैसे ही जब इन्होंने, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, 1585 का मूवमेंट चल रहा था, और मतलब उस हाँ अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, कोई बात नहीं, आप मैं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन अचानक काशीराम जी ने जो सपा बसपा का गठबंधन था, वो सिर्फ सपा बसपा का गठबंधन सिर्फ दो नेताओं का गठबंधन नहीं था, काशीराम जी और मुलायम सिंह यादव जी का ही गठबंधन नहीं था। इस गठबंधन को भी बनाने में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 14 दिसंबर 1992 को दिल्ली में बना था, मुलायम सिंह जी अकेले आए थे। तो ये गठबंधन सिर्फ दो नेताओं का नहीं था, दो समाज का नहीं था, ये पूरे बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करता था, SC ST OBC एंड रिलीजियस माइनॉरिटी को मिला के। और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, समाज की समझ में आ रहा था। और उस गठबंधन के चलते हमने 93 में सरकार बनी, सपा बसपा की सरकार बनी, और सपा बसपा की सरकार में वो बेहतरीन काम हुए जो अब तक नहीं हुए थे। लेकिन आप जानते हैं कि ब्राह्मणवाद बहुत बुरी तरह से हावी होता है। और जब पहली मीटिंग हुई थी उनकी लखनऊ के अंदर, तो लखनऊ में जब जो सवर्ण जात के लोग थे, सवर्ण जात के MLA थे, उनको ये बड़ा नागवार गुजरा कि SC BC के लोग, मुस्लिम समाज के लोग ट्रेजरी बेंचों पर बैठे हुए हैं। तो उनकी वोटिंग करने के लिए उन्होंने वहाँ हुई, और यहाँ माइक चले, और उस माइक चलने में ऐसा हुआ, ब्राह्मणवाद लहूलुहान हुआ। ये SP BSP गठबंधन की ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि पहली बार ब्राह्मणवाद इन बहुजनों से मार खाया। लेकिन इस मार खाने के बाद में इन सवर्णों ने तो सबक ले लिया, उन्होंने उसी समय गांठ बांध ली कि इस गठबंधन को हम करेंगे। लेकिन उस गठबंधन का शिकार बने काशीराम जी, मायावती। उन्होंने 3 जून 1995 को ये गठबंधन तोड़कर, और रातों रात RSS ने मायावती को मुख्यमंत्री बना दिया BJP के सहयोग से। 3 जून 1995 को वो दिन बहुजन इतिहास का काला दिन है। जब सब कुछ चल रहा था, बहुजन समाज के लिए जागृत करने के लिए काशीराम जी जब नारे लगाए थे कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, तो उसके बावजूद फिर तिलक तराजू और तलवारों वालों की जो A टीम थी, जो खतरनाक टीम थी, RSS के साथ में उन्होंने घाल मिल करके गठबंधन को तोड़कर मायावती को मुख्यमंत्री बनाया। तो ये बात हमें नागवार गुजरी। तब फिर हम लोग क्या करते थे, मैं तो एक गवर्नमेंट अफसर था, मैं तो कोई पॉलिटिक्स में डायरेक्ट भाग नहीं ले सकता था। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने लगा कि सोशल मूवमेंट को हम जारी किया, जीरो से हमने शुरू किया। बहुजन स्वयं सेवक संगठन BSS बनाया 1998 में। ये उसमें जब हम जेल में बंद हुए तो राष्ट्रीय जुता ब्रिगेड बना,
अम्बेडकर समाज पार्टी भी लोगों की डिमांड पर बनाई। तो ये परिस्थितियाँ काशीराम जी ने वो पैदा की कि बहुजन मूवमेंट को चलाने के, जो बहुजन मूवमेंट में जो सवर्णों की एंट्री नहीं थी, और जो काशीराम का जो 1585 का मूवमेंट था, 1585 का मूवमेंट भी बाबा साहब के उस स्टेटमेंट पर आधारित था जिसमें उन्होंने कहा था ये मूवमेंट ऑफ द अनटचेबल्स मस्ट मीन एन ओपन बार अपॉन द कास्ट हिंदू। अछूतों के आंदोलन का मतलब सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ खुला युद्ध होना चाहिए। और उस समय मंडल कमीशन के आंकड़े जारी हुए थे। मंडल कमीशन के आंकड़ों के अनुसार ये सवर्ण इस देश में 15% थे, बाकी सब 85% थे, बाकी बहुजन 85% थे। तो लोगों की समझ में आ गया था, सब कुछ आ गया था। जब उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर घाल-पाल किया, इस अम्बेडकरवादी मिशन को आघात पहुंचाया, तो हम जैसे अम्बेडकरवादियों को ये नागबार गुजरा। और हमने एक बार पूछा भी था काशीराम जी से, जब हम अकेले होते थे, वो और मैं ही होते थे और एक आध और साथी होते थे, कि साहब ये क्या थी, जब बाबा साहब की जो पार्टी थी, बाबा साहब ने जो नाम दिया था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उसके चलते आपने बीएसपी क्यों बनाई? तो उनका जवाब था कि भाई बीएसपी जो आरपीआई के लोग जो गांधी की पार्टी के साथ तालमेल कर रहे थे, और गांधी बाबा साहब के दुश्मन नंबर 1 थे, बहुजन समाज के दुश्मन नंबर 1 थे। इसलिए जब उनका घालमेल को देखते हुए लगा कि भाई ये गांधी के चेलों के साथ में ये तालमेल अच्छी बात नहीं है, तब फिर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई। लेकिन काशीराम जी ने उससे भी ज़्यादा बुरा किया कि गांधी के चेलों से नहीं, गोलवारकर के चेलों से मिलकर जब उन्होंने सरकार बनाई, मायावती को मुख्यमंत्री बनाया, तो हमें लगा कि अब अम्बेडकरवाद की ताबूत में काशीराम जी और मायावती ने कील ठोकी है। तब फिर मेरे जैसा आदमी मजबूर हुआ बाहर निकलने के लिए। सोशल मूवमेंट हमने खड़ा किया, बीएसएस को 10 सितंबर 1995 को बनाया, 98 को 6 दिसंबर 1998 को राष्ट्रीय युवता ब्रिगेड मेरठ जेल में बना। उसके बाद में लोगों की डिमांड पर कि ये जो अम्बेडकरवाद की गाड़ी पटरी पर उतरी है वो कैसे वापस आए, इसके लिए लोगों ने कहा वोट किसको दें। भाई बीएसपी जिसको हमने हमारा जो योगदान था और हम चाहते थे समाज की पार्टी है, जब वही अपने रास्ते से भटक गई तो बीएसपी को कह नहीं सकते थे, कांग्रेस बीजेपी को हम पसंद नहीं कर सकते थे, तो उन्हीं सवर्ण हिंदुओं की पार्टी है बाकी सारी। तो इसलिए फिर लोगों की डिमांड पर हमने अम्बेडकर समाज पार्टी बनाई। और अम्बेडकर समाज पार्टी इसलिए बनाई कि जिस दिन लोगों को मायावती की असलियत सामने आएगी तो उस दिन उनको एक राजनीतिक विकल्प की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए अब मुझे लगता है कि आप ये भी कहना चाहेंगे कि ये इतना लंबा अरसा हो गया, कामयाबी क्यों नहीं मिली? कामयाबी न मिलने की एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो दलित वोट है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जाति यहाँ पे सर्वोपरि है, जाति के बगैर कुछ नहीं है। जब आपकी जाति के लोग ही आपके साथ नहीं हैं तो आप कोई भी मूवमेंट कामयाब नहीं हो सकता। तो जो मेरी जाति के लोग थे, मेरे समाज के लोग थे, वो बाई एंड लार्ज मायावती के साथ में अंधभक्त बने हुए थे। लेकिन करीब 26-27 साल बर्बाद करने के बाद में तब उन्हें मायावती की हकीकत समझ में आई। अब ये समाज आहिस्ता आहिस्ता मेरे संपर्क में आया है और बड़ी तेज़ी से दलित के साथ साथ बैकवर्ड भी और मुसलमान भी बहुत बड़ी तेज़ी के साथ मुझे सहयोग कर रहा है। और हम उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम अपनी इस मुहिम में ज़रूर कामयाब होंगे। सर, अगला सवाल हमारा ये है कि जो वर्तमान राजनीति चल रही है, उस वर्तमान राजनीति में जो एनडीए शासित खासकर हिंदी भाषी राज्यों में उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है, भाजपा के सहयोगी, तो उनकी कोई वहाँ औकात ही नहीं होती है। लेकिन भाजपा की अपनी खालिश सरकार है, उस सरकार में ये देखने में आ रहा है कि दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं, जबकि मायावती जी हमेशा अपने को दलितों की रहनुमा कहती हैं। लेकिन इतनी घटनाएं हुई, कहीं कोई उनका बयान नहीं आ रहा, कहीं कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि समाज के पास समाज की अवहेलना है क्या? देखिए, यहाँ तक मायावती जी हैं, पासवान जी, मरहूम पासवान जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, चाहे रामदास अठावले हों, जितने भी जिन्हें आप दलित लीडर कहते हैं, वो वाकई दलित लीडर हैं, दलितों के लीडर नहीं हैं। अगर दलितों के लीडर होते, अगर मायावती दलितों की नेता होती, तो उसको दलितों की बहन बेटियों के साथ जो कुछ हो रहा है उसका दर्द होता। एक औरत होने के बावजूद भी उसे इन दलितों की बहन बेटियों के साथ जो दुराचार हो रहा है, जो हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, उनकी जीभ काटी जा रही है, उनकी टांगें तोड़ी जा रही हैं, कमर तोड़ी जा रही है हत्या के बाद में, और लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं है। असल में बात क्या है कि ये मजलूमों की लड़ाई
गरीबों, मजदूरों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों की लड़ाई, मुसलमानों की लड़ाई एक ईमानदार व्यक्ति लड़ सकता है। और बेईमान नेता का कभी सिर नीचे से ऊपर नहीं होता। बेईमान का तो रिमोट कंट्रोल सरकार के हाथ में होता है, चाहे यूपी की सरकार हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सीबीआई हो या लोकल पुलिस हो। तो वो तो सिर नहीं उठाएगा, वो तो अपने बचाव में रहेगा। अगर ज़्यादा बोलेगा तो उनके पीछे सीबीआई ये सब कुछ आएगा ही, क्योंकि उनकी बेईमानी की वजह से, खुद के बेईमान होने की वजह से वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। अपने आप को बचाने में लगी हुई है मायावती, और उनको समाज से कोई सरोकार नहीं है। समाज से सरोकार होता तो चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे गोंडा का मामला हो, चाहे और भी पूरे देश में हो रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में तो हद हो गई। हालांकि दलितों पे अत्याचार की तो ये आज से नहीं है वो तो सदियों से अत्याचार हो रहे हैं। कांग्रेस के टाइम पे भी थे, मायावती के टाइम पे भी थे। मायावती के टाइम पे जब मायावती सरकार थी, रिपोर्टें दर्ज नहीं होती थी। ये कह दिया जाता था थाने में कि अरे बहन जी की सरकार अगर रिपोर्ट दर्ज कराओगे तो सरकार बदनाम हो जाएगी। हर सरकार में अत्याचार हुए, लेकिन कहीं भी न्याय नहीं मिला, समझ गए ना। और बीजेपी, देखिए कांग्रेस और बीजेपी जहाँ तक, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही बात है, ये सिस्टर कंसर्न है। अगर कांग्रेस हमारे लिए मीठा जहर है तो भाजपा तीखा जहर है। और भाजपा के आने से जो सबड़ हिंदू है बेकाबू हो गया है। उसे मालूम है कि ठाकुर साहब की सरकार है, इधर आरएसएस की सरकार है, उनका कोई क्या बिगाड़ेगा। तो इसलिए बेखौफ होकर वो जुल्म जाती कर रहे हैं। और आज के हालात में सिर्फ नेताओं की छोड़िए, नेता ही नहीं, नेताओं के साथ साथ ब्यूरोक्रेट जो शासन प्रशासन है वो भी पूरी तरह से भाजपा में हो गया है, संघी हो गया है। और यहाँ तक के मुझे सॉरी टू से कि यहाँ तक के कोर्ट कचहरी भी इससे अछूते नहीं हैं। तो अब कोर्ट कचहरी पे हम भरोसा करें तो कैसे करें कि बाबरी मस्जिद पर जिस तरह से फैसला आया है, बाबरी मस्जिद के ज़मीन के मालिकाने हक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई सारी बातें, ये वहाँ बाबरी मस्जिद को नाजायज़ तरीके से तोड़ा, रामलला की मूर्ति नाजायज़ तरीके से रखी गई, और उसके बावजूद भी ज़मीन हिंदुओं को दे दी जाती है। तो ये है क्या? तो कैसे हम नगर पालिका पर, तो ये जो डेमोक्रेसी के, मायावती नहीं, डेमोक्रेसी के जो चारों स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, जुडिशरी और यहाँ तक के मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सारा कंट्रोल बाय मोदी है, कंट्रोल बाय आरएसएस है। वो हमारी बात को पूरी तरह से दबाना चाहते हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि सोशल मीडिया ने भी उस जो बीजेपी का मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे मैं डॉगी मीडिया कहता हूँ, भौंकते जाते हैं, बात कम करते हैं, वो भौंकते जाते हैं उसके जो हैं, चाहे दीमक चौरसिया हो, चाहे कोई जो और 2-3 हैं, टाइम्स नाउ, ये तो एक्सपोज हो गए, उनके खिलाफ चले गए। तो ये पूरा सिस्टम दलितों के, पिछड़ों के, यहाँ के मूल निवासियों के, मुसलमानों के खिलाफ है। और अभी जो हमारे जो हैं, समाज लामबंद है, समाज इकट्ठा होना चाहता है, लेकिन ये नेता बदमाशी कर रहे हैं। नेता नहीं इकट्ठे होते हैं। जिस दिन नेता इकट्ठे हो जाएं और उसी दिन सारा फैसला हो जाएगा। तो मायावती को मायावती दलित नेता है, दलितों की नेता नहीं। वो दलित मुगालते में रहे, उन्हें 27 साल बाद पता चला कि मायावती उनकी नेता नहीं है, मायावती ने उनके लिए अच्छा नहीं किया। लेकिन 27 साल बर्बाद कर दिए मायावती के चक्कर में इस समाज ने। तो देर आए दुरुस्त आए, मैं समाज को वेलकम करता हूँ। और मायावती जैसों को और जो दूसरे हैं, जो चरणदास नेता बने हुए हैं इन भाजपा में, कांग्रेस में, उनसे कोई भला होने वाला नहीं है। मायावती सिर्फ संपत्ति से मतलब है, उससे और किसी से मतलब नहीं है। सर, एक सवाल और है कि अभी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेके जो 2022 का विधानसभा चुनाव आ रहा है, उसमें ऐसी खबरें आ रही हैं कि मायावती की जो पार्टी है वो लगातार ख़त्म होती जा रही है। ख़त्म होने का मतलब है, मैंने कई जगह ऐसा देखा है, कई उनकी बसपा के बड़े बड़े नेता और बड़ी बड़ी जो लोकल यूनिट हैं वो टूट के समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, दूसरी पार्टियों में जा रही हैं और अन्य पार्टियों में जा रहे हैं। क्या आपके पास भी इस तरीके के लोग कांटेक्ट कर रहे हैं? देखिए, वो कहते हैं कि जब जहाज डूबता है तो उसमें से जो डड्डू होते हैं, मेंढक होते हैं, वो कूद के भागते हैं। ये सबको मालूम है कि मायावती ने इतने लंबे समय 4 बार शासन हुए, 1 बार पूरी सरकार बनी, लेकिन दलितों को जो फ़ायदा होना चाहिए था वो फ़ायदा नहीं मिला। और उनकी तो लगाम कसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम पर सबसे पहले, जैसे एट्रोसिटी एक्ट कहते हैं, सबसे पहली रोक मायावती ने लगाई अपनी सरकार में 2003 में, 2002 में और 2003 में 2 जीवो जारी किए।
बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये इस पर वो किया तो हंगामा हो गया। 2 अप्रैल 2018 को बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हो गया दलितों का, पूरा भारत बंद हो गया, तमाम करीब 17 लोग मारे गए। तो जहाँ तक इसका ये सवाल है बसपा के टूटने का, देखिए एक अब्राहम लिंकन साहब ने एक बात कही है कि वन कैन मेक फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट वन कैन नॉट मेक फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। कोई भी व्यक्ति थोड़े लोगों को ज़्यादा समय के लिए मूर्ख बना सकता है, ज़्यादा लोगों को थोड़े समय के लिए मूर्ख बना सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी व्यक्ति ज़्यादा लोगों को ज़्यादा समय तक मूर्ख बना है। सो मायावती भी कैसे कराएं, हालांकि 27 साल खा गई इस समाज के, अम्बेडकरवादी आंदोलन के 27 साल बर्बाद हो गए मायावती के चक्कर में समाज को, तब जाके आंखें खुली हैं। तो ये तो निश्चित तरह जहाज डूब रहा है, लेकिन आरएसएस मायावती को जिंदा रखना चाहता है। अभी एक अलायंस हुआ है बिहार में, मायावती जी, उपेंद्र कुशवाहा और ओम प्रकाश राजभर, ये दोनों तो मिनिस्टर रहे कल तक बीजेपी के साथ में, या बीजेपी की फ्रेंचाइजी है वो जेडीयू, उसके मिनिस्टर रहे हैं। मायावती तो बीजेपी में अंदर तक डूबी हुई है, शंका रिमोट से चलती है, और उसके साथ में ओवैसी साहब भी आ गए, लाइन में लग गए। तो मुझे लगता है कि ये जो गठबंधन बिहार में हुआ है, ये प्रयोग कर रहा है आरएसएस के इसको करके, तो वो चारों मोहरे उन्होंने अपने उतार दिए कि ये चारों मोहरे उनके हैं। लेकिन लोग समझ रहे हैं, बिहार के लोग समझ रहे हैं कि मायावती भरोसे के लायक नहीं है। जब सारा तिलिस्म खत्म हो रहा है, बसपा टूट रही है, बसपा छोड़ के लोग भाग रहे हैं, और मैं बहुत केयरफुल हूँ। तो ऐसे हालात में मायावती एक ऐसा चेहरा है, उपेंद्र कुशवाहा ऐसा चेहरा है कि बाबू जगदेव बाबू कुशवाहा के नाम को उसने मिट्टी में मिलाया है, जो अपने बाप के नाम को मिट्टी में मिला सकता है, जो मूवमेंट के आदमी थे जिनको गोली मारी गई थी ब्राह्मणों द्वारा, अधिकारी द्वारा, तो उसके उस पर नहीं चले और आरएसएस की गोद में बैठे। ओम प्रकाश राजभर है, वो भी कल तक बीजेपी का मंत्री था यहाँ यूपी में। तो ये तो बिल्कुल मालूम है कि यूपी ने जो आरएसएस ने, बीजेपी ने एक अपना गठबंधन उतार दिया उसको टेस्टिंग के लिए। उनकी निगाह उत्तर प्रदेश पर है, लेकिन उत्तर प्रदेश वाले भी नज़र रखे हैं, बिहार वाले भी समझते हैं कि हाँ भाई ये उन्हीं के मोहरे हैं, जो मोहरे, ये 3-4 मोहरे उसी आरएसएस के मोहरे हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार के लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, बिहार के लोग बुद्धिमान हैं, सावधान हैं, और इस गठबंधन को जो महागठबंधन जो भी नाम दिया गया है, इसको निश्चित तौर से इससे वाकिफ़ हैं और इनके उसमें नहीं आएंगे। तो बसपा से टूट रहे हैं जो लोग आ रहे हैं, मेरे भी संपर्क में बहुत हैं, लेकिन मैं बहुत केयरफुल हूँ कि मैं बदनाम लोगों को मैं अपनी पार्टी में नहीं लेना चाहूँगा। बसपा के लोगों ने मतलब अच्छा नहीं किया, बगैर पैसे के किसी गरीब का भी काम नहीं किया। चिट्ठी भी अगर किसी को लिखी तो अभी कुछ गरीब से 50 रुपये लिए, जैसी मेरे पास खबर है। और जो बसपा के जो दफ्तर होते थे उनकी सरकार में, तो वो कायदा सब कमीशन ऑफिस थे। तो इतनी कमीशन खोरी, इतनी दलाली हुई कि वो चेहरे बदनाम हैं, और मैं उन बदनाम चेहरों को कभी भी अपनी पार्टी में नहीं देना चाहूँगा। सर, एक सवाल और है कि एनडीए सरकार में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के पास दलित एमपी बहुत है, लेकिन जब भी कोई घटना घटती है दलित ओबीसी, हम दलित एमपी बहुत हैं, ओबीसी भी एमपी हैं जी, कोई आवाज़ नहीं उठाते। लेकिन सर कोई आवाज़ नहीं उठाता है। क्या उनकी अंतरात्मा जवाब नहीं देती है अपने समाज के प्रति? देखिए, बाबा साहब का जो वॉल्यूम है, राइटिंग एंड स्पीच का वॉल्यूम नंबर 5, पेज नंबर 345 पे लिखा है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अनटचेबल, उस समय अछूत कहते थे, अनटचेबल कहते थे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अनटचेबल्स शुड बी द वॉच डॉग ऑफ द अनटचेबल्स, बट बाई रीजन ऑफ हैविंग जॉइंड द कांग्रेस दे आर मजल डॉग, फार फ्रॉम बाइटिंग दे आर नॉट इवन एबल टू बार्क। 1 मिनट, तो ये उस देखिए सामने भी लिखा हुआ है, दलितों के प्रतिनिधि दलितों के हितों के सजग प्रहरी होने चाहिए, ये बाबा साहब का स्टेटमेंट है। लेकिन कांग्रेस में शामिल होने की वजह से वह पालतू कुत्ते बनकर रह गए हैं, जो काटना तो दूर भौंक भी नहीं पा रहे हैं। यही स्थिति है। तो जितने भी जो एमपी हैं, दलित एमपी हैं, इस समय शायद 67 एमपी बीजेपी में, और बीजेपी जितना बुरा कर रही है शायद इतना किसी ने सोचा भी नहीं था। आरक्षण खत्म, संविधान खत्म है, और अन्य अत्याचार जितना भी जो हो सकते थे, पूरी तरह से इमरजेंसी है। पूरा दलित और मुसलमान, दलित का मतलब मेरे लिए दलित का मतलब SC ST OBC और OBC है। दलित का मतलब जो अर्थवाद सूत्र थे उन्हीं को दलित कह लो, कुछ भी कह लो। तो दलितों को
दबाना और मुसलमानों को यहाँ से भगाना, ये आरएसएस का एजेंडा है। तो दलित और मुसलमान, SC ST OBC और मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई, ये आरएसएस के निशाने पर हैं। इनका जम के उत्पीड़न हो रहा है, जम के बदमाशियाँ हो रही हैं। लेकिन जो MP हैं, कांग्रेस में कोई दलित नहीं बोल रहा, दूसरी पार्टियों का दलित MP नहीं बोल रहा, और 67 MP अगर ये सही माने में ये पालतू कुत्ते हैं, मुझे कोई शक नहीं है। बाबा साहब ने ऐसे ही लोगों को पालतू कुत्ता कहा था। ये भाजपा के पालतू कुत्ते हैं, संघ के पालतू कुत्ते हैं 67 MP। अगर इनको जरा भी शर्म आ जाए, ये सरकार को अगर छोड़ दें, तो एक दिन में भाजपा की सरकार का पतन हो सकता है, और ये देश, ये समाज, ये दलित मुस्लिम सभी बच सकते हैं। लेकिन शायद ही इनको शर्म आए। पालतू कुत्ते को शर्म नहीं आती, वो तो अपना खाने में मस्त रहता है। सर एक सेकंड